साथियों नमस्कार। किताबी दुनिया की किसान और किसानी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, किसान आंदोलन जिस दिशा में आज है और किसान जिस तरीके से दिल्ली की सीमा पर अपना डेरा डाले हुए हैं, 3 बिलों को लेकर जिस तरीके से वो अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनके आंदोलन की दशा और दिशा को देखकर आज मौजूदा समय में सबसे ज़्यादा अगर किसी एक नेता की याद आती है तो वो चौधरी चरण सिंह का नाम सबसे पहले आता है। चौधरी चरण सिंह जैसा नेता आज अगर किसानों के पास होता तो बात ये दावे के साथ कही जा सकती है कि जिन परिस्थितियों में आज किसान हैं, जिन परिस्थितियों में उनकी बात मजबूती के साथ सरकारों के सामने कोई रखने वाला नेता नहीं है, उस समय में चौधरी चरण सिंह को याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। चरण सिंह साहब तो नहीं हैं, लेकिन उन्होंने 4 नवंबर 1979 को हुबली के किसान सम्मेलन में एक भाषण दिया था, जिसे हम आज किताबी दुनिया के श्रोताओं के लिए, दर्शकों के लिए पेश कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है संगठन के आगे नतमस्तक होती है सरकार। जो भाषण का संपादित अंश है वो हम डाउन टू अर्थ पत्रिका से साभार आपके लिए पेश कर रहे हैं। हमारे साहित्य में एक दृष्टांत आया है कि एक शेर का बच्चा गलती से भेड़ और बकरियों के झुंड में पड़ गया। एक शेर आया तो भेड़ और बकरियों की तरह शेर के बच्चे ने भी भागना शुरू किया। शेर इस बच्चे को पकड़कर एक कुएं के पास ले गया और ये कहा कि देखो, मैं और तुम एक हैं। तुम भेड़ या बकरी नहीं हो, अपनी ताकत को पहचानो। तुम भी शेर के बच्चे हो, तुम भेड़ और बकरियों की तरह भागना बंद करो। मेरा कहने का अर्थ ये है कि किसान इस देश का मालिक है, लेकिन अपने स्वरूप को भूला हुआ है और अपने आप को गीदड़ और भेड़ समझकर भाग रहा है। अंग्रेजों के जमाने में कांग्रेस ने एक किसान सभा कायम की थी और जैसे ही देश आज़ाद हो गया तो मेरी राय यह थी कि किसान सभा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको अंग्रेजों से लड़ना था। स्वराज हासिल हो गया तो जिम्मेदारी खत्म हो गई। मेरे कहने पर उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने किसान सभा को उस समय बंद कर दिया था। मेरा ख्याल यह था कि देश की जनता का बड़ा भारी अंश किसान है। कोई भी राजनीतिक दल उनकी उपेक्षा नहीं कर सकता। वो किसी भी राजनीतिक दल में जाए, उस दल के मालिक होंगे और हिंदुस्तान के मालिक अंत में किसान ही होंगे। इसलिए किसानों को संगठन की जरूरत नहीं है। लेकिन 15 साल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मैंने गलती की। ये बात ठीक है कि किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन वह असंगठित हैं। गांधी जी कहते थे कि असली भारत गांव में रहता है। शहर में पैदा हुए जो लीडर हैं, जो नेता है, वह कितने ही गंभीर हों, कितने ही नेक नियत हों, कितने ही ईमानदार हों, उनको आपकी तकलीफों का पता नहीं है। उन्हें आपके मनोविज्ञान का पता नहीं, आपकी कठिनाइयों का पता नहीं। उनको ये नहीं मालूम कि सिंचाई से क्या फायदा होगा। उनको भैंस और गाय में ही फर्क मालूम नहीं। मैं अगर गांव वालों की बात करता हूँ तो इसलिए कि मैं खुद एक किसान के घर पैदा हुआ हूँ। मैं छप्पर छवाए मकान में पैदा हुआ। जो छप्पर कच्ची दीवार पर रखा हुआ था वो खानदान किसानों का था और वे अपने जमीन के मालिक नहीं थे, काश्तकार थे। हमारे घर के सामने कच्चा कुआं था। खेतों के लिए भी और पीने के लिए भी उसी कुएं से पानी लिया जाता था। आदमी के संस्कार का असर उसके विचारों पर पड़ता है, शिक्षा का नहीं। मेरा बेटा किसान का बेटा नहीं है। उसे आपकी समस्याओं के बारे में नहीं पता। इंजीनियरिंग पास करके चाहता था कि मैं उसे नौकरी दिलवाऊं। मैंने उससे कहा था 400 रुपए की नौकरी मिलती है,
सरकार में जगह खाली है, उसे ले ले। लेकिन वो कहता था, मुझसे पीछे रहने वाले लोगों को आज 800 रुपए की नौकरी मिल गई है, उन्हें सेठों की सिफारिश से नौकरी मिली है। अब उसने मुझे से कहा कि उसे बाहर पढ़ने के लिए भेज दें। यूपी सरकार बाहर तकनीकी शिक्षा हासिल करने वाले लड़कों को 10,000 रुपए का कर्जा देती थी। मैंने वो कर्जा लेकर उसे दिया और वो चला गया, नौकर हो गया। अगर कल को वो प्रधानमंत्री हो जाए तो ठीक वही करेगा जो जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा ने किया है। मैं आपकी बात करता हूँ, कोई परोपकार की बात नहीं करता। मेरी आत्मा का तकाजा है, मेरे संस्कारों का तकाजा है कि आपकी और गरीबों की बातों को जानूं और ये लीडर आपकी बातों को जाने। किसानों को अपनी ताकत पहचान लेनी चाहिए। हिंदुस्तान तब तक नहीं उठेगा जब तक किसानों की हालत अच्छी नहीं होगी। किसान की आमदनी का जरिया है खेती। खेती की पैदावार जितनी बढ़ेगी उतने ही दूसरे धंधे बढ़ेंगे और देश मालदार होगा। जिस देश में किसानों की तादाद ज्यादा है वो देश गरीब है। दूसरे पैसा करने वाले लोगों की तादाद जब ज्यादा होती है तो वो देश मालदार होता है। इसीलिए अमेरिका सबसे मालदार देश है। 100 में से 4 आदमी खेती करते हैं और 96 आदमी दूसरा पेशा करते हैं। हमारे देश में जब अंग्रेज आए तो 100 में से 60 आदमी खेती करते थे और 25 आदमी उद्योग धंधे में लगे हुए थे। अब 100 में 72 आदमी खेती करते हैं और 9 या 10 आदमी उद्योग धंधे में लगे हुए हैं। तो जब अंग्रेज आए हमारा देश मालदार था, अब देश गरीब है। मैं जो बात कह रहा था वो बात बीच में रह गई। मैंने किसान सभा को बर्खास्त करवा दिया था, लेकिन 15 साल के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि किसानों को संगठन की जरूरत है। आखिर क्यों? जितने छोटे छोटे वर्ग वाले लोग हैं वह बहुत आगे बढ़ रहे हैं और गांव के लोग आम तौर पे किसान सबसे पीछे रह गए। जब अंग्रेजों के जमाने में हम उनकी खिलाफत करते थे, व्याख्यान देते थे, तो एक बात हमारे कहने की यह थी, हमारा यह तर्क था कि शहर में बड़े बड़े सेठ बढ़ गए, मालदार आदमी बहुत बढ़ गए और गांव के लोग जो हैं वह कमजोर और गरीब हो गए। उन दोनों की आमदनी का फर्क बढ़ गया। हमने सोचा था कि स्वराज होगा तो हम इस अंतर को कम करेंगे, लेकिन आपको सुनकर अचरज होगा कि बात उल्टी हो गई। सन 1950-51 में अगर किसान की आमदनी 100 रुपए थी तो शहर में रहने वाले गैर किसानों की आमदनी 175 रुपए थी। 1976-77 में क्या हुआ? 26 साल के स्वराज के बाद क्या किसान की आमदनी बढ़ी? जब अंग्रेज गए तो आम किसान की आमदनी 175-350 रुपए थी। 30 साल के स्वराज के बाद भी आमदनी 350 रुपए तक क्यों है? रेलवे के लोग हड़ताल करते हैं तो सरकार झुकती है। जो लोग जहाजों को लादते हैं या उससे सामान उतारते हैं वह हड़ताल करते हैं तो सरकार झुकती है। जो लोग बिजली में काम करते हैं वह हड़ताल करते हैं तो सरकार झुकती है। जो लोग बैंकों में काम कर रहे हैं वह क्लर्क 1700 रुपए पाते हैं और 3 बजे क्लर्क रजिस्टर उठाकर रख देता है। उसे लगता है कि आज का मेरा काम खत्म हो गया। अगर 2 घंटे और काम करते हैं तो 22 रुपए घंटे ओवर टाइम मिलता है। क्लर्क 1700 तनख्वाह की जगह 4-4 हजार रुपए पा रहे हैं। हमारे पास हवाई जहाज़ों का मेला है, उसके ड्राइवर को 1350 से 1400 रुपए महीने मिलता है। हवाई जहाज में जो लड़कियां रहती हैं चाय आदि लेने के लिए उन्हें 700 रुपए तनख्वाह मिलती है और 1500 रुपए महंगाई भत्ता अलग से पाती हैं। वह कुल 2200 रुपए पाती हैं, फिर भी हड़ताल होती है और सरकार झुकती चली जाती है।
किसान हड़ताल नहीं कर सकते और ना मैं चाहता हूं कि वह हड़ताल करें, लेकिन किसानों को अपना संगठन बनाना चाहिए। दुनिया में आज कोई किसी को संगठन के बिना पूछता नहीं है, चाहे उनकी मांग कितनी ही वाजिब क्यों न हो। किसानों को कर्जा देने के लिए एक अलग बैंक होना चाहिए। अपने जितने बैंक हैं, सरकार की तरफ से वह दूसरों लोगों को कर्जा देते हैं। कायदे कानून के मुताबिक उनको किसानों को भी कर्जा देना चाहिए, लेकिन किसान चक्कर काटते रहते हैं। मान लो अन्य लोगों को बैंकों से 10 करोड़ रुपए 9% ब्याज पर कर्जा मिलता है, तो 1 करोड़ रुपए किसानों को भी कर्जा मिलना चाहिए। खेती करने वालों की तादाद 72% है। इतने लोग जिस पैसे में लगे हुए हैं, तो उस पैसे के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए और बाकी 28% लोगों के लिए 9 करोड़ रुपए, इसमें किसी सरकार का कसूर नहीं है। आप शहर के बड़े आदमी को लीडर बना देंगे, तो आपका सांसद और विधायक वहां जाकर कुछ नहीं करेगा। वो शहर के लोगों के पक्ष में खड़ा होगा। समस्याएं अनेक हैं, उन समस्याओं का हल एकदम नहीं कर सकते। गांव में सड़कों, स्कूलों, अस्पतालों, बिजली आदि की कमी है। भ्रष्टाचार तब तक नहीं मिटेगा जब तक गांव के रहने वाले लड़के दिल्ली और कर्नाटक में जाकर राज सत्ता छीन नहीं लेंगे। बिना इसके चलने वाला नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि उठो और जागो, अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हें बहुत दिन हो गए सोते हुए। ये हिंदुस्तान तुम्हारा है, केवल शहरों और पूंजीपतियों का नहीं। साथियों, चरण सिंह जी ये बात 1979 में कह रहे हैं, लेकिन गांधी जी बहुत पहले से इस तरीके की बातें करते रहे थे। बातें प्रेमचंद कह रहे थे कि किसानों को अपना मजबूत संगठन बनाना चाहिए। राहुल सांकृत्यायन से लेकर बाबा रामचंद्र तक अनेक लोगों ने ये बात कही है। तो इन मौजूदा समय में अगर दिल्ली की सीमा पर जो किसान आंदोलन हो रहा है, उसमें अभी तक जो माहौल है, अभी तक जो उसका परिदृश्य दिखाई दे रहा है, उसमें एकजुटता दिखाई दे रही है। चौधरी चरण सिंह की बात से अपने को जोड़ते हुए मैं फिर वही दोहराना चाहता हूं कि अगर किसान एकजुट हो जाएं, तो इस देश की कोई ऐसी सरकार नहीं है, राज्य से लेकर और केंद्र तक, जो उनके आगे झुकने को न मजबूर हो जाए। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि छोटे छोटे किसान संगठनों को अपने निजी और छोटे हित भूलकर एक बड़े हित के लिए एकजुट होकर काम करना होगा, अपना संगठन बनाना होगा और अपने बीच से नेता चुनना होगा, जैसा चौधरी चरण सिंह ने जो कहा है। साथियों, अगर ये बात अच्छी लगी हो तो किताबी दुनिया को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और ये कंटेंट अपने दोस्तों, सहयोगियों के साथ साझा करिए। शुक्रिया, नमस्कार।